नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी नाटक का यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है नाटक, उसमें से 2 नाटक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तीसरा नाटक जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, स्कंदगुप्त, उस नाटक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए मूल रचनाओं का जो क्रम था उसको आगे बढ़ाते हुए हम स्कंदगुप्त नाटक आरंभ करते हैं। यहाँ निवेदन। श्री जयशंकर प्रसाद के नाटकों ने हिंदी साहित्य के एक अंग की बड़ी ही सुंदर पूर्ति की है। उनकी कल्पना कितनी मार्मिक और उच्च कोटि की है, इसके विषय में कुछ कहना वाचालता मात्र होगी। उनके नाटक हमारे स्थायी साहित्य के भंडार को अमूल्य रत्न देने के सिवा एक और महत्व कार्य कर रहे हैं, वह है हमारे इतिहास का उद्धार। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा नाटक का साहित्य संसार है, उसमें जयशंकर प्रसाद जी ने अमूल्य रत्न दिया है। महाभारत युग के नाग यज्ञ से लेकर हर्षकालीन राज्यश्री प्रभृति नाटकों से वे हमारे लुप्त इतिहास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। ऐसा करने में चाहे बहुत सी बातें कल्पना प्रसूत हो, किंतु प्रसाद जी की ये कल्पनाएं ऐसी मार्मिक और अपने उद्दिष्ट समय के अनुकूल है कि वे उस सत्य की पूर्ति कर देती है जो विस्मृति के तिमिर में विलीन हो गया है। किसी काल के इतिहास का जो गुदा है, अर्थात महापुरुषों की वे कहानियां होना चाहिए जिनके कारण उस काल के इतिहास ने एक विशिष्ट रूप पाया है। उसे यदि कोई लेखक अपने पाठकों के सामने प्रत्यक्ष रख सके तो उसने झूठ नहीं कहा है, वह सत्य ही है, चाहे वास्तविक हो या कल्पित। भगवान कृष्णा ने गीता के रूप में जो अमृत हमें दिया है, उसका चाहे 100 पुराण 100 रूप में वर्णन करें, पर यदि उन रंगीन मटकों में से हम उस अमृत का पान कर सकते हैं तो वे सब के सब उसके लिए समुचित भाजन ही ठहरे, व्यर्थ की कृत्रिम आडंबर नहीं। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में जो हमें अमृत दिया है। आप अगर ये प्रश्न देते हुए किस नाटक की भूमिका से है पूछे तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि ये अंधा युग का है, क्योंकि अंधा युग की कथा जो है वो कृष्ण से रिलेटेड है, महाभारत से रिलेटेड है, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये स्कंदगुप्त नाटक में की भूमिका में दिया हुआ है कि भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में जो अमृत हमें दिया है उसका चाहे 100 पुराण 100 रूप में भी वर्णन करें, पर यदि उन रंगीन मटकों में से हम उस अमृत का पान कर सकते हैं तो वे सब के सब उसके लिए समुचित भाजन ही ठहरे, व्यर्थ के कृत्रिम आडंबर नहीं। गुप्त काल, ये गुप्त काल है 275 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी तक गुप्त काल चला है। अतीत भारत के उत्कर्ष का मध्याह्न है। उस समय आर्य साम्राज्य मध्य एशिया से जाना माना यहाँ क्या लिखा हुआ है पता नहीं चल रहा है, PDF थोड़ा फॉल्टेड है, जाना सुमाना तक फैला हुआ था। समस्त एशिया पर हमारी संस्कृति का भंडार फैल रहा था। इसी गुप्त वंश का सबसे उज्जवल नक्षत्र था स्कंदगुप्त। याद रखेगा कि गुप्त वंश का सबसे उज्जवल नक्षत्र है स्कंदगुप्त। उसके सिंहासन पर बैठने से पहले ही साम्राज्य के भीतरी षड्यंत्र उठ खड़े हुए थे। साथ ही आक्रमणकारी हुनों का आतंक देश में छा गया था और गुप्त सिंहासन डावाडोल हो चला था। ऐसी दुरावस्था में लाखों विपत्तियां सहते हुए भी जिस लोकोत्तर उत्साह और पराक्रम से स्कंदगुप्त ने इस स्थिति से आर्य साम्राज्य की रक्षा की थी, पढ़कर नसों में बिजली दौड़ जाती है। अंत से राज साम्राज्य का एक छत्र चक्रवर्तित्व मिलने पर भी उसे अपने वैमात्र एवं विरोधी भाई पूर्वगुप्त के लिए त्याग देना तथा स्वयं आजन्म कौमार जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करना ऐसे प्रसंग हैं जो उसके महान चरित्र पर मुग्ध ही नहीं कर देते, बल्कि देर तक सदस्यों को करुणा सागर में निमग्न कर देते हैं। कई कारणों से इस नाटक के निकाल देने में कुछ हफ्तों की देर हो गई, किंतु उतनी ही देरी साहित्य प्रेमियों को जो इसके स्वागत के लिए लालायित हो रहे थे असह्य हो उठी। उसके तगादे पर तगादे आ रहे थे, अतएव हम उनसे इस देर के लिए क्षमा प्रार्थनी है। प्रकाशक आवाह, श्रावणी पूर्णिमा का ये बात है। अब आते हैं स्कंदगुप्त के पुरुष पात्र को, और यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आपके आते हैं।
पुरुष पात्र। स्कंदगुप्त जो है युवराज है और विक्रमादित्य है। यहाँ आपको पलट देगा, स्कंदगुप्त नाम ना देकर विक्रमादित्य देगा, तो आपको याद रखना है विक्रमादित्य ही स्कंदगुप्त है। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा मालव का राजा है। भीमवर्मा उसका भाई है। मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालिक है। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है। सर्वनाग जो है अंतर्वेद का विषयपति है। कुमारदास धातुसेन है। सिंघल का राजकुमार है। पूर्वगुप्त है कुमारगुप्त का छोटा पुत्र। भट्टारक है नवीन महाबलाधिकृत। पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य। खिंगिल है हून आक्रमणकारी। मुदगल है विदूषक प्रख्यात कीर्ति है। लंका राजकुल का श्रमण होना चाहिए। महाबोधि विहार स्थवीर। महाप्रतिहार महादंडनायक। नंदीग्राम का दंडनायक। प्रहरी सैनिक इत्यादि। स्त्री पात्रों की बात करें तो देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी, स्कंदगुप्त की माता। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी, पूर्वगुप्त की माता। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री और मालव की रानी। देवसेना बंधुवर्मा की बहन। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है। कमला जो है भट्टारक की जननी है। रामा जो है सर्वनाग की स्त्री है। मालिनी जो है मातृगुप्त की प्रणयिनी है। सखी दासी इत्यादि। अब आते हैं नाटक स्कंदगुप्त की तरफ। जो अंक 1 है, प्रथम अंक है, उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधवार का दृश्य दिखाया गया है। स्कंदगुप्त टहलते हुए। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं? प्रश्न सूचक करता है ये। ठहरकर जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं, ऐसा स्कंदगुप्त सोच रहा है। पर्णदत्त प्रवेश करके। युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त आर्य पर्णदत्त को अभिवादन करता हूँ। सेनापति को क्या आज्ञा है? पर्णदत्त मेरी आज्ञा। युवराज आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस वृद्ध ने गरुड़ ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अब भी गुप्त साम्राज्य की नासोर सेना में, यहाँ देखिए गुप्त साम्राज्य के विभिन्न प्रकार की सेना की गुटी बटी हुई थी, उसी में से ये बात कर रहा है कि अब भी गुप्त साम्राज्य की नासोर सेना में उसी गरुड़ ध्वज की छाया में पवित्र छात्र धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटूं, यही कामना है। तो आपको याद रखना है कि जो पर्णदत्त थे वो चंद्रगुप्त के ये गुप्त साम्राज्य के कौन सी सेना के गरुड़ ध्वज की ये रखे हुए थे, गरुड़ ध्वज रखे हुए थे, तो नासोर सेना के। गुप्त कुलभूषण आशीर्वाद दीजिए, वृद्ध पर्णदत्त की माता का स्तन्य लज्जित ना हो। स्कंदगुप्त आर्य आपकी वीरता की लेखमाला सिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है। शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं। तब भी संदेह? पर्णदत्त संदेह 2 बातों से है युवराज। स्कंदगुप्त वे कौन सी? पर्णदत्त अपने अधिकारों के प्रति अपनी उदासीनता और अयोध्या में नित्य नए परिवर्तन। स्कंदगुप्त क्या अयोध्या का कोई नया समाचार है? पर्णदत्त संभवतः सम्राट तो कुसुमपुर चले गए हैं और कुमारामात्य महाबलाधिकृत वीरसेन ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया है। स्कंदगुप्त क्या महाबलाधिकृत अब नहीं रहे? शोक। पर्णदत्त अनेक समरों के विजेता महामानी गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत अब इस लोक में नहीं है। इधर प्रौढ़ सम्राट के विलास की मात्रा बढ़ गई है। स्कंदगुप्त चिंता होना चाहिए। चिंता क्या? आर्य अभी तो आप हैं, तब भी मैं ही सब विचारों का भार वहन करूं, अधिकार का उपयोग करूं, वह भी किस लिए? पर्णदत्त किस लिए? त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए। आपको अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा। युवराज इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं, जिसकी मुझे बड़ी चिंता है। गुप्त साम्राज्य के भावी शासक को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं। स्कंदगुप्त सेनापति प्रकृतस्थ होइए। परम भट्टारक महाराजाधिराज अश्वमेध पराक्रम श्री कुमार गुप्त महेंद्रादित्य, याद रखिएगा कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना गया है। महेंद्रादित्य के सुशासित राज्य की सुपालित प्रजा को
डरने का कारण नहीं है। गुप्त सेना की मर्यादा की रक्षा के लिए पर्णदत्त सदृश महावीर अभी प्रस्तुत हैं। पर्णदत्त राष्ट्रनीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त कुल के शासक प्रस्तुत नहीं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। स्कंदगुप्त आर्य, इतना व्यंग्य ना कीजिए, इसके कुछ प्रमाण भी हैं। पर्णदत्त प्रमाण अभी खोजना है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसा ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? स्कंदगुप्त, क्या पुष्यमित्रों के युद्ध को देखकर वृद्ध सेनापति चकित हो रहे हैं और हंसता है? पर्णदत्त, युवराज व्यंग्य न कीजिए, केवल पुष्यमित्रों के युद्ध से ही इतनी इतिश्री न समझिए, मलेक्षों के भयानक आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। चरों ने आज ही कहा है कि कपीसा को श्वेत हुनों ने पदाक्रांत कर लिया है। इस पर भी युवराज पूछते हैं कि अधिकारों का उपयोग किस लिए? यही किस लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुप्त कुल के शासक इस साम्राज्य को गले पड़ी वस्तु समझने लगे हैं। महत्वपूर्ण है, गुप्त कुल के शासक इस साम्राज्य को गले पड़ी वस्तु समझने लगे हैं। कथन किसका है? पर्णदत्त का है। चक्रपालित का प्रवेश होता है इसी समय। चक्रपालित देखकर, अरे युवराज भी यही हैं। युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त, आओ चक्र, आर्य पर्णदत्त ने मुझे घबरा दिया है। चक्रपालित, पिताजी प्रणाम, कैसी बात है? पर्णदत्त, कल्याण हो, आयुष्मान। तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन हैं। वे पूछते हैं अधिकार किस लिए? चक्रपालित, तात, यह किस लिए का अर्थ मैं समझता हूँ। पर्णदत्त, क्या? चक्रपालित, गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम। स्कंदगुप्त, चक्र सावधान, तुम्हारे इस अनुमान का कुछ आधार भी है। चक्रपालित, युवराज, यह अनुमान नहीं है, प्रत्यक्ष सिद्ध है। पर्णदत्त गंभीरता से, चक्र, यदि यह बात हो भी तब भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं। असावधान बालक, अपनी चंचलता को विप्र वृक्ष का बीज ना बना देना। स्कंदगुप्त, आर्य पर्णदत्त, क्षमा कीजिए, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। पर्ण, ठीक है, किंतु उसे इतनी शीघ्रता नहीं चाहिए। देखकर चर आ रहा है, कोई युद्ध का नया समाचार है क्या? चर का प्रवेश। युवराज की जय हो। पर्णदत्त, क्या समाचार है? चर, अब की बार पुष्यमित्रों का अंतिम प्रयत्न है। वे अपनी समस्त शक्ति संकलित करके बढ़ रहे हैं। नासिर सेना के नायक ने सहायता मांगी है। दसपुर से भी दूत आया है। स्कंदगुप्त, अच्छा, जाओ उसे भेज दो। चर जाता है और दसपुर के दूत का प्रवेश होता है। युवराज भट्टार्क की जय हो। स्कंदगुप्त, मालवपति सकुशल हैं? दूत, कुशल आपके हाथ है। महाराज विश्वकर्मा को शरीरांत हो गया है। शरीरांत मतलब शरीर का अंत हो गया है महाराज विश्वकर्मा का। नवीन नरेश महाराज बंधु वर्मा ने साभिवादन श्री चरणों में संदेश भेजा है। यहाँ याद रखिएगा कि कौन से विश्वकर्मा का मतलब मृत्यु हो चुकी थी, तब उन्हें बंधु वर्मा जो हैं वो गद्दी पर बैठे थे। श्री चरणों में संदेश भेजा है। स्कंदगुप्त, खेद, ऐसे समय में जबकि हम लोगों को मालवपति की से सहायता की आशा थी, वह स्वयं कौटुंबिक आपत्तियों में फंस गए हैं। दूत, इतना ही नहीं, शक राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है। नवागत मलेक्षवाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चुका है। इसी कारण पश्चिमी मालव भी अब सुरक्षित ना रहा। स्कंदगुप्त पर्णदत्त की ओर देखते हुए, पंडित, वल्लभी का क्या समाचार है? दूत, वल्लभी का पतन अभी रुका है, किंतु बर्बर हुनों से उसका बचना कठिन है। मालव की रक्षा के लिए महाराज बंधु वर्मा ने सहायता मांगी है। दसपुर की समस्त सेना सीमा पर जा चुकी है। स्कंदगुप्त, मालव और शक युद्ध में जो संधि गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र में हुई है, उसके अनुसार मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। महाराज विश्वकर्मा के समय से ही सम्राट कुमार गुप्त उनके संरक्षक हैं। परंतु दूत, बड़ी कठिन समस्या है।
दूत विषम, यहाँ विषम होना चाहिए। विषम व्यवस्था होने पर भी युवराज साम्राज्य ने संरक्षकता का भार लिया है। पंडित दूत, क्या तुम्हें विदित नहीं है कि पुष्यमित्रों से हमारा युद्ध चल रहा है? दूत, तभी भी मालव ने कुछ समझकर किसी आशा पर ही अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लिया था। स्कंदगुप्त दूत, केवल संधि नियम ही से हम लोग बाध्य नहीं है, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। तुम विश्राम करो। सेनापति पंडित समस्त सेना लेकर पुष्यमित्रों के गति रोकेंगे। अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है। जाओ, निर्भय निद्रा का सुख लो। स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ ना बिगड़ सकेगा। दूत, धन्य युवराज, आर्य साम्राज्य के भावी शासक के उपयुक्त ही यह बात है। प्रणाम करके जाता है। पंडित, युवराज, आज यह वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ और गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। चक्रवात, तात, पुष्यमित्र युद्ध के अंत तो समीप है, विजय निश्चित है। किसी दूसरे सैनिक को भेजिए, मुझे युवराज के साथ जाने की अनुमति हो। स्कंदगुप्त, नहीं चक्र, तुम विजय होकर मुझसे मालव से मिलो। ध्यान रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं मिलती। हम लोगों को इस आसन्न विपद में अपना ही भरोसा है। पंडित, कुछ चिंता नहीं युवराज, भगवान सब मंगल करेंगे। चलिए विश्राम करें। अब दृश्य 1 हो चुका, दृश्य 1 यही खत्म है। अब आते हैं दृश्य 2 पर। दृश्य 2 क्या है? कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनके परिषद। यहाँ धातुसेन का प्रवेश होता है। धातुसेन, परम भट्टार्क, अपने भी स्वयं इतने विकट युद्ध किए हैं। मैंने तो समझा था राज सिंहासन पर बैठे बैठे राजदंड हिला देने से ही इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया था, परंतु कुमारगुप्त हंसते हुए, तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते। क्यों धातुसेन? धातुसेन, राक्षस यदि कोई था तो विभीषण, और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया था। दक्षिणापथ आज भी उनकी करनी का फल भोग रहा है। परंतु हाँ, एक आश्चर्य की बात है कि महामान्य परमेश्वर परम भट्टार्क को भी युद्ध करना पड़ा। रामचंद्र ने तो सुना था जब वे युवराज भी ना थे तभी युद्ध किया था, सम्राट होने पर भी युद्ध। कुमारगुप्त ये क्या बात कह रहे हैं? युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। धातुसेन, अच्छा तो स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त ने देवपुत्रों तक का राज्य विजय किया था, सो उनके लिए परम आवश्यक था। क्या पाटलिपुत्र के समीप ही वह राष्ट्र था? कुमारगुप्त, याद रखिएगा समुद्रगुप्त के पुत्र हैं कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के पुत्र हैं स्कंदगुप्त। तुम भी, कुमारगुप्त कह रहे हैं, तुम भी बाली की सेना में से कोई बचे हुए हो। धातुसेन, परम भट्टार्क की जय हो। बाली की सेना ना थी और वह युद्ध ना था। जब उसमें लड्डू खाने वाले सुग्रीव निकल पड़े तब फिर। कुमारगुप्त, क्यों? धातुसेन, उनकी बड़ी सुंदर ग्रीवा में लड्डू अत्यंत शोभित होता था, और सबसे बड़ी बात तो थी बलि के लिए उनकी तारा का मंत्रित्व। सुना है सम्राट स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है। महत्वपूर्ण है, स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है, और ये किसके द्वारा कहा गया है? धातुसेन के द्वारा। इसलिए उन्हें राज की झंझटों से शीघ्र छुट्टी मिल गई। परम भट्टार्क की दुहाई, एक स्त्री को मंत्री आप भी बना ले। बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले मंत्रियों के बदले उसकी एकांत मंत्रणा कल्याणकारिणी होगी। कुमारगुप्त हंसते हुए, लेकिन पृथ्वीसेन तो मानते ही नहीं। धातुसेन, तब मेरी सम्मति से वे ही कुछ दिनों के लिए स्त्री हो जाएं। क्यों कुमारामत्य जी? पृथ्वीसेन, पर तुम तो स्त्री नहीं हो जो मैं तुम्हारी सम्मति मान लूं। कुमारगुप्त हंसता हुआ, हाँ तो आर्य समुद्रगुप्त को विवश होकर उन विद्रोही विदेशियों का दमन करना पड़ा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय से ही सिंधु के उस पार का देश भी भारत साम्राज्य के अंतर्गत था। जगद्विजेता सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस से उस प्रांत को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने लिया था। धातुसेन, फिर तो लड़कर ले लेने की एक परंपरा सी लग जाती है। उन्होंने उनसे ऐसे हो लेते चले आए हैं, उसी प्रकार आर्य। कुमारगुप्त, सब तुम समझते नहीं, मनु ने इसकी व्यवस्था दी है। धातुसेन, नहीं धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान तत्व है, संसार में इसी का बोलबाला है। नहीं तो भट्टार्क, नहीं तो क्या रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है?
प्रश्न सूचक है। जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। यह भी महत्वपूर्ण है कि जिसके हाथों में मांगने से भी कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार कैसा। यह मांग कर मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा। मुद्गल प्रवेश करके रक्षा पेट कर लेगा, कोई दे भी तो। अक्षय तुमीर अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा, परंतु इस अक्षय मंजूषा का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता। इसके भीतर कुछ रख कर देखो, मैं कैसी शांति से बैठा रहता हूँ। पद्मासन से बैठ जाता है। पृथ्वीसेन परम भट्टार्क की जय हो। मुझे कुछ निवेदन करना है, यदि आज्ञा हो तो। कुमारगुप्त हाँ हाँ कीजिए। पृथ्वीसेन शिप्रा के इस पर साम्राज्य का स्कंधावर स्थापित है। मालवेश का दूत भी आ गया है। हम ससैन्य युवराज के सहायतार्थ प्रस्तुत हैं। महानायक पर्णदत्त ने भी अनुकूल समाचार भेजा है। कुमारगुप्त मालव का इस अभियान से कैसा भाव है, कुछ पता चला? क्योंकि यह युद्ध तो जानबूझकर छेड़ा गया है। पृथ्वीसेन अपने सुख से मालवेश ने दूत से यहाँ तक कहा था कि युवराज को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी। आज्ञा पाने ही से मैं स्वयं इसे ठीक कर लेता। कुमारगुप्त महासंधि विग्रहिक साधु, यह वंश परंपरागत तुम्हारी ही विद्या है। पृथ्वीसेन सम्राट के श्री चरणों का प्रताप है। सौराष्ट्र से भी नवीन समाचार मिलने वाला है, इसलिए युवराज को वहां भेजने का मेरा अनुरोध था। भट्टार्क सौराष्ट्र की गतिविधि देखने के लिए एक रक्षादत्त सेनापति की आवश्यकता है। वहां शक राष्ट्र बड़ा चंचल अथच भयानक है। पृथ्वीसेन गढ़ दृष्टि से देखते हुए महाबलाधिकृत आवश्यकता होने पर आपको वहां जाना ही होगा, उत्कंठा की आवश्यकता नहीं। भट्टार्क नहीं, मैं तो। कुमारगुप्त महाबलाधिकृत तुम्हारी स्मरणीय सेवा स्वीकृत होगी, अभी आवश्यकता नहीं। धातुसेन हाथ जोड़कर यदि दक्षिणापथ पर आक्रमण का आयोजन हो तो मुझे आज्ञा मिले। मेरा घर पास है, मैं जाकर स्वच्छंदता पूर्वक लेट रहूंगा, सेना को भी कष्ट न होने पावेगा। सब हंसते हैं। मुद्गल जय हो देव। पाकशाला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा मिले, मैं अभी उसका सर्वस्वांत कर डालूं। फिर सब हंसते हैं। गंभीर भाव से अभिवादन करते हुए एक ओर पृथ्वीसेन और दूसरी ओर भट्टार्क का प्रस्थान होता है। कुमार मुद्गल तुम्हारा कुछ। मुद्गल महादेवी ने प्रार्थना की है कि युवराज भट्टार्क की कल्याण कामना के लिए चक्रपाणी भगवान की पूजा का सब सामग्री प्रस्तुत है। आर्यपुत्र कब चलेंगे। कुमारगुप्त मुंह बनाकर आज तो कुछ पारसिक नैतिकियां आने वाली हैं। अचानक भी है। महादेवी से कह देना असंतुष्ट ना हो, कल चलूंगा, समझा ना मुद्गल। मुद्गल खड़ा होकर परमेश्वर परम भट्टार्क की जय हो और जाता है। धातुसेन वह चाणक्य कुछ भांग पीता था। उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए हैं, इनसे पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। कुमारगुप्त यह राष्ट्रनीति है। अनंत देवी का चुपचाप प्रवेश होता है। धातुसेन भूल गया, उसके बदले उस ब्राह्मण को लिखना था कि राजा लोग ब्याह ही ना करें, क्यों भेड़िए सी संतान उत्पन्न हो। अनंत देवी सामने आकर आर्यपुत्र की जय हो। धातुसेन भयभीत होने का सा मुंह बनाकर चुप हो जाता है। कुमारगुप्त आओ प्रिय, तुम्हें खोज ही रहा था। अनंत देवी नर्तकियों को बुलवाती आ रही हूँ। कुमारामात्य आदि थे, मंत्रणा में बाधा समझकर जानबूझकर देर लगाई। आपको तो देखती हूँ कि अवकाश ही नहीं है। धातुसेन की ओर कुछ होकर देखती है। कुमारगुप्त वह अबोध विदेशी हसोड़ है। अनंत देवी तब भी सीमा होनी चाहिए। धातुसेन चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है, उनके सूत्रों की व्याख्या करने जाकर ही यह फल मिला है। क्षमा मिले तो एक बात और पूछ लूं, क्योंकि फिर इस विषय का प्रश्न ना करूंगा। अनंत देवी कहती है पूछ लो। धातुसेन उसके अनर्थ शास्त्र में विष कन्या का। कुमारगुप्त डांटकर चुप रहा। नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश होता है। नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश हो रहा है। ना छेड़ना उस आश्रित स्मृति से खींचे हुए वीण तार कोकिल, करुणा रागिनी तड़प उठेगी। सुना है ऐसी पुकार कोकिल, हृदय में मिला दिया है उसे चरण चिन्ह सा किया है। खिले फूल सब गिरा दिया है, ना अब बसंती बहार कोकिल। सुनी बहुत आनंद भैरवी, विगत हो चुकी निशा माधवी। रही ना अब शारदी कौरवी, ना तो मेघा की फुहार कोकिल। ना खोज पागल मधुर प्रेम को, ना तोड़ना और के नेम को। बचा विरह मौन के छेम को, कुचाल अपनी सुधार कोकिल।
पट का परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पे दूसरा दृश्य हमारा खत्म हो जाता है। तीसरा दृश्य है पथ में मातृगुप्त। मातृगुप्त कविता करना अनंत पुराय का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त भावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना! लक्ष्मी के लालों को भ्रीभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? एक काल्पनिक प्रशंसनीय जीवन जो कि दूसरों की दया में अपना अस्तित्व रखता है। संचित हृदय कोश के अमूल्य रत्नों की उदारता और दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास, दोनों की विषमता का कौन सी व्यवस्था होगी? मनोरथ को भारत के प्रकांड बौद्ध पंडित को परास्त करने में मैं भी सबकी प्रसन्नता का भाजन बना, परंतु हुआ क्या? मुद्गल का प्रवेश होता है। मुद्गल, कहिए कवि जी, आप तो बहुत दिनों पर दिखाई पड़े। कुलपति की कृपा से कहीं अध्यापन कार्य मिल गया क्या? ये मातृगुप्त का कथन था। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। मातृगुप्त, मैं तो अभी यों ही बैठा हूँ। मुद्गल, क्या बैठे बैठे काम चल जाता है? तब तो भाई तुम बड़े भाग्यवान हो। कविता करते हो ना भाई, उसे छोड़ दो। मातृगुप्त, क्यों? वही तो मेरे भूखे हृदय का आहार है। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, आसन का सत्य से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। मुद्गल, परंतु हाथ का मुख से, पेट का अन्न से और आँखों का निद्रा से भी संबंध होता है कि नहीं? इसको भी कभी सोचा विचारा है? मातृगुप्त, संसार में क्या इतनी ही वस्तुएं विचारने की है? पशु भी इसकी चिंता कर लेते होंगे। मुद्गल, और मनुष्य पशु नहीं? मुद्गल बोल रहा है ये बात, मनुष्य पशु नहीं, क्योंकि उसे बातें मनाना आता है, अपनी मूर्खताओं को छुपाना, पापी पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना। महत्वपूर्ण है कथन। मुद्गल का है, याद रखना है। और वाग्जल की फांस उसके पास है। अपनी घोर आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ाकर सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। मातृगुप्त, होगा। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मुद्गल, विचारपूर्ण स्वप्नमय जीवन छोड़कर वास्तविक स्थिति में आओ। ब्राह्मण कुमार हो इसलिए दया आती है। मातृगुप्त, क्या करूं? मुद्गल, मैं 2-4 दिन में अवंती जाने वाला हूं। युवराज भट्टारक के पास तुम्हें रखवा दूंगा। अच्छी वृत्ति मिलने लग जाएगी। है स्वीकार? मातृगुप्त, पर तुम्हें मेरे ऊपर इतनी दया क्यों? मुद्गल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। उसी दिन से मैं खोजता था। तुम जानते हो कि राजकृपा का अधिकारी होने के लिए समय की आवश्यकता है। बड़े लोगों की एक दृढ़ धारणा होती है कि अभी टकराने दो, ऐसे बहुत आया जाया करते हैं। मातृगुप्त, तब तो बड़ी कृपा है, मैं अवश्य चलूंगा। कश्मीर मंडल में हूनों का आतंक है। शास्त्र और संस्कृत विद्या का कोई पूछने वाला नहीं है। मलेच्छाक्रांत देश छोड़कर राजधानी में चला आया था। अब आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं। मुद्गल, अच्छा तो मैं जाता हूँ, शीघ्र ही मिलूंगा। तुम चलने के लिए प्रस्तुत रहना। और चला जाता है। मातृगुप्त, काश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूलि में लौट कर खड़े होना सीखा। आपको ये यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मातृगुप्त का कथन है, काश्मीर जन्मभूमि। और एक हमारा नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसमें भी कालिदास, ये तो कालिदास की रचना है, उसमें भी जो नायक है हमारा वो कश्मीर जन्मभूमि से वो जाके कश्मीर का शासक बन जाता है। तो कथन को आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि कौन किसका है। यहाँ आपको बहुत ध्यान से रखना है कि मातृगुप्त कश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूलि में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया। एक मनोहर स्वप्न, आह वही जो मेरे इस जीवन पथ का पाथे रहा। प्रिय गीत है। संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यों ही भूल नहीं जाना। वह उच्च श्रृंखला थी अपनी कहकर मन मत बहलाना। मादकता सी तरल होती है के प्यालों में उठती लहरी। मेरे विश्वासों से उठकर अधर चूमने को ठहरी। मैं व्याकुल परिरम मुकुल में बंदी आलीसा काँप रहा। छलक उठा प्याला लहरी में मेरे सुख को माप रहा। सजग गुप्त सौंदर्य हुआ जो चपल चली भौहें मिलने। लीन हो गई लहरें लगे मेरे ही नख छाती छिलने।
श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं से ग्रंथित रहा, जीवन के उस पार उड़ाता हंसी खड़ा मैं चकित रहा। तुम अपने निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से बहकाने से सुखी हुए, फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना, मिलन क्षितिज तट मधु जलनिधि के मृदु हिलकोर उठा जाना। इतने में कुमारदास प्रवेश करके कहते हैं, साधु मातृगुप्त अपनी भावना में तल्लीन, जैसे किसी को ना देख रहा हो। अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा था, भ्रमर वंशी बजा रहा था। सौरभ और पराग की चहल पहल थी। सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटती थी। संध्या में शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी। उस मधुर सौंदर्य और अतीन्द्रिय जगत का साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया था। वही स्वप्न टूट गया। कुमारदास, समझ में न आया सिंहल में और कश्मीर में क्या भेद है। तुम गौरवर्ण हो, लंबे हो, खिंची हुई भौहें हैं, सब होने पर भी सिंहलियों की घुंघराली लटें, उज्जवल श्याम शरीर क्या स्वप्न में देखने की वस्तु हैं। मातृगुप्त कुमार को जैसे सहसा देखकर पृथ्वी की समस्त ज्वाला को जहाँ प्रकृति ने अपने बर्फ से अंचल से ढक दिया, उस हिमालय के कुमारदास और बड़वानल को अनंत जलराशि से जो संतुष्ट कर रहा है, उस रत्नाकर को अच्छा जाने दो। रत्नाकर नीचा है, गहरा है, हिमालय ऊंचा है, गर्व से सिर उठाए है, तब जय हो कश्मीर की, हाँ उस हिमालय के। मातृगुप्त कहता है, उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से आलोकित बर्फ का पीले पोखराज का सा एक महल था। उसी से नवनीत की पुतली झांककर विश्व को देखती थी। वह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी। सुनहरी किरणों का जलन हुई, तप्त होकर महल को गला दिया। पुतली उस मंगल हो, हमारे अश्रु की शीतलता उसे सुरक्षित रखे। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं, मौन नीड़ में निवास करने दो। छेड़ो मत मित्र, कुमारदास तुम विद्वान हो, सुकवि हो, तुमको इतना मोह। मातृगुप्त, यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है, तो उस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन यह मधुर मोह चिरंजीवी हो और अभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार मिले। कुमारदास, मित्र तुम्हारी कोमल कल्पना वाणी की वीणा में झनकार उत्पन्न करेगी। तुम सचेष्ट बनो, प्रतिभाशील हो, तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। मातृगुप्त, उसकी चिंता नहीं। दैन्य जीवन के प्रचंड आतप में सुंदर स्नेह मेरी छाया बने, झुलसा हुआ जीवन धन्य हो जाएगा। कुमारदास, मित्र इन थोड़े दिनों का परिचय मुझे आजीवन स्मरण रहेगा। अब तो मैं सिंहल जाता हूँ। देश की पुकार है, इसलिए मैं स्वप्नों का देश भव्य भारत छोड़ता हूँ। कविवर, इस क्षीण परिचय कुमार धातु सेन को भूलना मत, कभी आना। यह कुमारदास का कथन है। मातृगुप्त, सम्राट कुमार गुप्त के सहचर विनोदशील कुमारदास, तुम क्या कुमार धातु सेन हो? कुमारदास, हाँ मित्र, लंका का युवराज, हमारा एक मित्र, एक बाल सहचर, प्रख्यात कीर्ति महाबोधि विहार का भ्रमण है। उसे और गुप्त साम्राज्य का वैभव देखने पर्यटक के रूप में भारत चला आया था। गौतम के पदरज से पवित्र भूमि को देखा और देखा दर्प के उद्दत गुप्त साम्राज्य के तीसरे पहर का सूर्य, आर्य अभ्युत्थान का यह स्मरणीय युग है। मित्र, परिवर्तन उपस्थित है। मातृगुप्त, सम्राट कुमार गुप्त के साम्राज्य में परिवर्तन। धातु सेन, सरल युवक, इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है। समय पुरुष और स्त्री की गोद लेकर, यह आपका देखिए यहीं से प्रश्न बना हुआ है जो धातु सेन कहता है। समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथों से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षणा होता है, स्त्री आकर्षण होती है। यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। मातृगुप्त, निसंदेह अनंत देवी के इशारे पर कुमार गुप्त नाच रहे हैं। अद्भुत पहेली है। धातु सेन, पहेली यह भी रहस्य ही है। ये आपके महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि यहाँ पे पर्दाफाश हो रहा है। ये भी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। धातु सेन का ही कथन है। इसके पहले हम
धातुसेन का ही कथन था, स्त्री पुरुष और स्त्री गेंद वाला, तो धातुसेन। पहली यह भी रहस्य ही है, पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। पुरुष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह प्रस्तुत है, उसके कुतूहल उसके अभावों को परिपूर्ण करने की उष्ण प्रयत्न और शीतल उपचार। अभागा मनुष्य संतुष्ट है, बच्चों के समान। पुरुष ने कहा है क, स्त्री ने अर्थ लगा लिया कौआ। देखिए कितनी बड़ी बात है, पुरुष ने क कहा है और स्त्री ने उसका अर्थ लगा लिया है कौआ। बस वह रटने लगा। विषय विह्वल युद्ध वृद्ध सम्राट तरुणी की आकांक्षाओं के साधन बन रहे हैं। काले मेघ क्षितिज में एकत्र हैं, शीघ्र ही अंधकार होगा, परंतु आशा का केंद्र ध्रुव तारा एक युवराज स्कंद है। निर्मम शून्य आकाश में शीघ्र ही अनेक वर्ण के मेघ रंग भरेंगे। एक विकट अभिनय का आरंभ होने वाला है, तुम भी संभवतः उसके अभिनेताओं में एक होगे। सावधान, सिंहल तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। प्रस्थान, मातृगुप्त, विचक्षणा, उदार राजकुमार। अनंत देवी। यहाँ पे दूसरा प्रस्थान हो गया है, तीसरा दृश्य खत्म हो गया है। आज का वाचन यहीं से अंक 1 के 3 दृश्य का वाचन हो चुका है। आगे के अंक 1 का वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। स्थिर से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो।